तो सबसे पहले ये है कि एट द टाइम ऑफ मेंडलीफ मेंडलीफ के टाइम में कितने एलिमेंट नोन थे, बता सकते सर हो? 60। हाँ, 63। और एट द टाइम ऑफ न्यूलैंड कितने एलिमेंट नोन थे? सर 50 50 6 58। 56। ओके सर। ठीक है, 56 न्यूलैंड के टाइम पे और मैंडलीव के टाइम पे है 63। और ये मॉडर्न है जो अब उसमें जो आपकी बुक में है वो है 118 एलिमेंट। ठीक है, ये याद रखना है आपने। अब है आपका डीमेरिट्स ऑफ मैंडलीव पीरियोडिक टेबल। इसके डीमेरिट्स क्या है? तो डीमेरिट्स में क्या है देखो, पहला पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, देखो हाइड्रोजन पहला मेंबर होता है, ठीक है, लेकिन जो हाइड्रोजन होती है इसकी प्रॉपर्टीज है जो वो फर्स्ट ए या फर्स्ट ग्रुप के साथ मैच करती है, फर्स्ट ग्रुप के साथ। दूसरा 17th ग्रुप के साथ, ठीक है, 17 ग्रुप या 7th ए। जैसे मैंने कहा था आपको कि इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया था, ए और बी में। तो ये है। और कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज की जो इन दोनों में से किसी के साथ भी मैच नहीं करती है, ठीक है, नाइदर फर्स्ट नॉर 17। तो अब इसकी प्रॉब्लम ये आई कि इसे कहाँ रखना है। ठीक है, रखा तो है उन्होंने फर्स्ट में, लेकिन वो फर्स्ट में जस्टिफाई नहीं हो पा रहा है, क्योंकि फर्स्ट में क्या है, मेटल है और ये नॉन मेटल है। तो इसको फर्स्ट में रखना क्या है, सही नहीं है। तो इसीलिए ये अभी तक भी प्रॉब्लम बनी हुई है कि हाइड्रोजन को रखेंगे तो कहाँ रखेंगे। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी फर्स्ट ग्रुप के साथ भी मैच करेगी, 17 के साथ भी मैच कर रही है, और कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है ना वो फर्स्ट के साथ मैच करती है ना 17 के साथ। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम अभी भी है। क्लियर हुआ फर्स्ट? यस सर। अब सेकंड आता है इसमें एनामेलस पेयर। सेकंड इज एनामेलस पेयर। इसका मतलब ये हुआ कि एक ऐसा पेयर होगा, ठीक है, जिसका जनरली उसने क्या किया था कि एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा था। एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में उसने क्या किया था, अरेंज किया था। लेकिन कुछ ऐसे पेयर थे उसमें क्या हुआ कि एटॉमिक मास जिसका ज्यादा था उसे पहले रखा और जिसका कम था उसे बाद में। जैसे आर्गन और पोटेशियम, आर्गन का 40, पोटेशियम का 39। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आ गई कि जिसका एटॉमिक मास ज्यादा है उसे पहले क्यों रखा और जिसका एटॉमिक मास कम है उसको बाद में क्यों रखा। तो इस पेयर को हम कहते हैं एनामिलस पेयर, जिसमें एटॉमिक मास जिसका ज्यादा होगा उसे पहले लिखेंगे और जिसका कम होगा उसको बाद में रखेंगे। तो उसे कहते हैं एनामिलस पेयर। एक और एग्जांपल है इसका, टी एंड आई, टेलोरियम एंड आयोडीन। इसका है 127.6 और इसका है 126.9। अब जिसका कम है उसे पहले रखा उसने, और जिसका ज्यादा है उसको पहले रखा उसने, और जिसका कम है उसको बाद में रखा उसने। और जबकि हम कह रहे हैं कि जो एटॉम उसने जो पीरियोडिक टेबल बनाया था वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास था, तो फिर उसने इतना चेंज क्यों किया। एक और एग्जांपल है इसका, कोबाल्ट एंड निकिल। कोबाल्ट का होता है 58.93 और निकिल का होता है 58.71। अब जिसका ज्यादा है उसे पहले रखा और जिसका कम है उसे बाद में। ठीक है, तो ये
मैंडलीव के रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, तो इस पेयर को हम कहते हैं एनामेलस पेयर। क्लियर हुआ ये? यस सर, बताओ, क्लियर है। क्लियर है ना? तो सेकंड इज एनामेलस पेयर। थर्ड पॉइंट क्या आया देखो, थर्ड पॉइंट इज पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स का मतलब हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, यस सर। क्या होता है आइसोटॉप्स? सर जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है और एटॉमिक मास डिफरेंस होता है। हाँ, एटॉमिक नंबर सेम और एटॉमिक मास डिफरेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, हम किसके बेस में कर रहे हैं? एटॉमिक मास के बेस पे कर रहे हैं। तो जो एटॉमिक मास हाइड्रोजन है देखो, 1H1 2 और 3, हमें तो मास का पता है, नंबर का तो पता ही नहीं था। अब देखो एक ही एलिमेंट है हाइड्रोजन, लेकिन हम इसे कहाँ रखेंगे? डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पे। अब एक ही एलिमेंट को आप अलग अलग प्लेस पे रखोगे तो ये क्या है, जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है, ठीक है। एक ही चीज को हम क्या नहीं कर सकते, एक ही एलिमेंट को मैं अलग अलग स्लॉट में नहीं रख सकता। क्लियर है ये भी? तो ये आइसोटॉप्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। सर एक बार ये रिपीट है ना? जो आइसोटॉप्स होते हैं उसका मतलब क्या हुआ कि एटॉमिक नंबर सेम है, तो सबका एटॉमिक नंबर तो सेम है, लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट है। अब जो मैंडलीफ है उसने पीरियोडिक टेबल को किसके बेस पे रखा? एटॉमिक मास के बेस पे। अब देखो ये 1 है तो इसको 1 स्लॉट में रखा जाएगा। अब ये 2 हो गया तो अलग हो गया, तो इसको दूसरे स्लॉट में रखेंगे। ये 3 हो गया तो इसको तीसरे स्लॉट में रखेंगे। अब है एक ही चीज ये, लेकिन इसको हम अलग अलग रख रहे हैं। इसको यहाँ रखा, इसको यहाँ रख रहे, इसको यहाँ रख रहे, तो ये सही नहीं है, ठीक है। तो उसने तीनों को एक साथ ही रखा, तो फिर उसको बोला कि भाई तुमने तो पीरियोडिक टेबल को किसके बेस पे बताया? एटॉमिक मास के बेस पे, और अब इसके एटॉमिक मास अलग है, फिर भी आप इसको सेम स्लॉट में क्यों रख रहे हो? तो उसका मेन रीजन क्या है कि इनकी प्रॉपर्टी लगभग सेम होती है। तो हमने स्टार्टिंग में कहा था कि जिसकी प्रॉपर्टी सेम होगी उसे हमने एक साथ रखना। क्लियर है? यस सर। हाँ, तो ये इसको जस्टिफाई नहीं कर पाया कि अगर मैं एक साथ रखूंगा तो किस रीजन से मैं इसको एक साथ रख रहा हूँ, ठीक है। और डिफरेंट रखूंगा तो प्रॉपर्टी वाला कॉन्सेप्ट गलत होता है, और अगर साथ रखूंगा तो एटॉमिक मास वाला कॉन्सेप्ट गलत होता है। कुल मिला के कुछ ना कुछ गलत ही गलत हो रहा है, तो वो उसको जस्टिफाई नहीं कर पाया। क्लियर? आ गया? यस सर। अब है पोजीशन ऑफ आइसोबार। पोजीशन ऑफ आइसोबार। आइसोबार का मतलब होता है कि जिसमें, बताओ क्या होता है आइसोबार? सर जिसमें एटॉमिक मास सेम होता है और एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। हाँ, अब जिसका एटॉमिक मास सेम होता है, ठीक है, जिसका एटॉमिक मास क्या होगा, सेम हो जाएगा। अब अगर एटॉमिक मास सेम हो गया, एटॉमिक मास सेम, और एटॉमिक नंबर क्या होगा, डिफरेंट होगा, तो इस केस में क्या होगा देखो, अगर ये ऐसा होता है तो आपको उसे एक ही स्लॉट में रखना पड़ेगा। जैसे आर्गन है और ये कैल्शियम है, दोनों का 40 है, तो अभी हम कह रहे हैं कि जिसका एटॉमिक मास सेम है उसको हम एक साथ रखेंगे। तो अब इसको एक, इन दोनों को हम एक साथ रख भी नहीं सकते हैं, क्योंकि दोनों की प्रॉपर्टी अलग अलग है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट उसका क्या हो गया, फेल हो गया। यहाँ पे वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि जिसका एटॉमिक मास सेम होता है उसको हम एक साथ रखेंगे। अब यहाँ पे वो एक साथ रख नहीं सकता, क्योंकि दोनों की प्रॉपर्टी क्या है, अलग है। आर्गन की अलग होगी, कैल्शियम की अलग है, तो इनकी प्रॉपर्टी अलग है। तो जिनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी उसको हम एक साथ नहीं रख सकते या एक ग्रुप में नहीं रख सकते। और उसको कहा कि तुमने जब एटॉमिक मास के बेस पे पीरियोडिक टेबल बनाया है तो उसके बेस पे तो इन दोनों को आपने एक ही स्लॉट में रखना है, एक साथ ही दोनों होने चाहिए, लेकिन उसने दोनों को अलग अलग रखा, ठीक है। तो वो अपने इस जो स्टेप है उसको जस्टिफाई नहीं कर पाया, नॉट जस्टिफाइड। क्लियर है ये भी? तो यहाँ पे भी ये क्या हो गया,
इसकी डीमेरिट्स है, ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया, इसके बारे में नहीं बता पाया। क्लियर? यस सर क्लियर। ओके। अब देखो नेक्स्ट में आते हैं हम। नेक्स्ट है इसमें इन 8 ग्रुप। अभी मैंने आपको इससे पहले बताया था कि जो 8 ग्रुप होता है, इस 8 ग्रुप में उसने 3-3 एलिमेंट को एक साथ रखा। उसको कहा गया कि भैया जब एक स्लॉट में एक एलिमेंट को रखना है, जैसे एक प्लेस है, यहाँ पे एक एक ही एलिमेंट तो रखेंगे, या तो आर्गन रखो या कार्बन रखो, एक स्लॉट रखो। लेकिन उसने क्या किया, 3-3 एलिमेंट को एक स्लॉट में रख दिया, एक पोजीशन में 3-3 एलिमेंट को रख दिया। तो उसको पूछा गया कि तुमने ऐसा क्यों किया, ऐसे 3-3 एलिमेंट को एक साथ क्यों रखा है? तो वो इसको भी क्या नहीं कर पाया, जस्टिफाई नहीं कर पाया, इसको नहीं बता पाया। उसका रीजन क्या था, जैसे क्वाइनेज होते, क्वाइन जैसे कॉपर का क्वाइन बनता है और गोल्ड होता है, सिल्वर होता है, तो इसने इसको एक साथ रख दिया। अब एक साथ रख दोगे तो क्या होगा, प्रॉपर्टी तो सेम है सबकी, लेकिन क्या होगा कि जो कॉन्सेप्ट है हमारा वो फॉलो नहीं हो रहा है, क्योंकि इसका एटॉमिक मास अलग है, इसका अलग है। ठीक है, एटॉमिक मास तीनों का क्या है, डिफरेंट है, और फिर भी तुम तीनों को एक साथ रख दे रहे हो। ठीक है, जिसके कई बार करेक्टर सेम नहीं है, उसको तुम एक साथ रख रहे हो, जिसके सेम है उससे अलग अलग कर दे रहे हो। ठीक है, और जिसका एटॉमिक मास डिफरेंट है तुम उसे एक साथ रख दे रहे हो। तो ये उसकी डिमेरिट्स थी, तो उसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि तीनों के अलग अलग क्या है, एटॉमिक मास होंगे, मास नंबर तीनों का अलग अलग होगा, और तुमने तीनों के साथ रख दिया, तो क्यों रखा है, तो वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको बताया था, इसने ग्रुप में 8 ग्रुप में 3-3 एलिमेंट को रखे, तो टोटल इसके पास 9 एलिमेंट थे, टोटल एलिमेंट है 9, और उसने उसको 3-3 के ग्रुप में रख दिया, तो ये भी क्या है, डिमेरिट्स है। क्लियर? यस सर। अब नेक्स्ट आता है लेंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड्स। लेंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड, तो लेंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड में क्या केस होता है, देखो कि जो आ, आपने देखा होगा जब पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हो आप, तो उसमें बॉटम में कोई चीज होती है, ठीक है, या नीचे कोई चीज रखी होगी। देखो आपने अगर ये पूरा पीरियोडिक टेबल देखा, तो इसके नीचे देखो 2 लाइंस दिखेंगी आपको। ठीक है, उसमें पहली लाइन होती है, 2 लाइन होते हैं, ये एफ ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। तो पहले वाले ऊपर होती है लेंथेनॉइड, और दूसरी होती है एक्टिनॉइड। पहली है लेंथेनॉइड और सेकंड है एक्टिनॉइड। तो अब इसको उसने मेन फ्रेम में जगह नहीं मिला, इस जो लेंथेनॉइड है और जो एक्टिनॉइड है, इसको जो मेन फ्रेम ऑफ पीरियोडिक टेबल, इसके लिए कोई जगह नहीं है, नॉट एनी प्लेस। ठीक है, फॉर लेंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड। तो उसको बोला गया भाई तुमने पीरियोडिक टेबल तो बना दिया, लेकिन इसको बाहर क्यों रखा है, इसको भी तो इसमें इंक्लूड करो। तो वो इसको इंक्लूड करने में फेल रहा। ठीक है, वो नहीं कर पाया इसे इंक्लूड, और ये प्रॉब्लम अभी भी है। ठीक है, अभी भी इसको मेन फ्रेम में जगह नहीं मिली है, इसको हम नीचे ही रखते हैं। तो 2 मेन प्रॉब्लम है जो अभी तक है, एक है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन और एक है पोजीशन ऑफ लेंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड्स। ठीक है, इन दोनों को अभी तक भी पीरियोडिक टेबल में जगह नहीं मिली है, इसको नीचे ही रखते हैं। क्लियर? यस सर। ओके। अब है नेक्स्ट वन इज कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी का मतलब होता है, पीरियोडिसिटी मतलब होता है रिपीटिशन ऑफ, रिपीटिशन रिपीटिशन ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टी, सिमिलर प्रॉपर्टीज आफ्टर आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल। एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद क्या होगा, सेम प्रॉपर्टी शो होगी, उसे कहते हैं पीरियोडिसिटी। अब जैसे पीरियोडिक टेबल बनता है, तो उसमें आपने देखा कि लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, इसके बाद फिर सेम प्रॉपर्टी शो हो जाती है, इसके बाद इन दोनों में भी सेम प्रॉपर्टी हो जाएगी।
तो उसको कहा कि ये सेम प्रॉपर्टी शो क्यों कर रहे हैं, एक फिक्स इंटरवल के बाद इसकी प्रॉपर्टी सेम क्यों हो जा रही है, इसे कहते हैं कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी का रीजन क्या है, ऐसा हो क्यों रहा है, तो उसको बता नहीं पाया। ठीक है, ये कुड नॉट एक्सप्लेन। तो उसने कहा मुझे सिर्फ ये पता है कि ये प्रॉपर्टी सेम करेंगे, इसका रीजन क्या है ये मुझे नहीं पता। ठीक है, तो कुड नॉट एक्सप्लेन, उसको एक्सप्लेन ही नहीं कर पाया, तो इसके बारे में नहीं बता पाया कि ये प्रॉपर्टी है जो एक फिक्स इंटरवल के बाद ये सेम प्रॉपर्टी क्यों शो कर रहे हैं, उसे कहते हैं कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी। तो ही कुड नॉट एक्सप्लेन द कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी। क्लियर है? यस सर। ओके, तो ये लगभग इसके डिमेरिट्स हो गए। आ गया समझ में? यस सर। अब आता है इसके मेरिट्स पे। मेरिट में क्या है देखो, ये आपने क्लास उसमें भी पढ़ा होगा, 10th में भी आता है ये मेरिट। मेरिट्स में क्या होता है देखो, पहला है सिस्टमेटिक सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ एन एलिमेंट। सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ एन एलिमेंट, तो सबसे पहले उसने क्या काम किया कि उसने कहा सिस्टमेटिक स्टडी से पढ़ो। जैसे जिसका एटॉमिक मास 1 है और 3 है या 4 है, तो सिस्टमेटिक पढ़ो, ये नहीं कि रैंडमली पढ़ना है हमने। ये इसको उसने सिस्टमेटिक अरेंज कर दिया। जैसे क्लास में 100 बच्चे हैं स्कूल में, तो उसने सिस्टमेटिक कर दिया कि क्लास 1 में इतने स्टूडेंट है, सेकंड में इतने हैं, थर्ड में इतने हैं, तो उसने सब कुछ फिक्स कर दिया, सिस्टमेटिक कर दिया। अब ये नहीं है कि कोई रैंडमली कोई फर्स्ट में जा रहा है, कोई सेकंड में जा रहा है, कोई 8th में जा रहा है। ठीक है, तो अलग अलग नहीं, उसने कहा कि इसे सिस्टमेटिक स्टडी से पढ़ो। तो ये है उसका पहला काम। सिस्टमेटिक का मतलब क्या हो गया कि उसने कैसे अरेंज किया, ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो इसके लिए उसने सिस्टमेटिक करने के लिए क्या किया देखो, सिस्टमेटिक के लिए उसने क्या किया, पहले तो उसने अरेंज किया पूरे पीरियोडिक टेबल को, किसमें, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास, कि वह सिस्टम से होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज उसने क्या किया कि ग्रुप बनाए। जैसे अभी हम कहते हैं क्लास 6, तो उसमें 6 के स्टूडेंट होंगे, ऐसे उसने ग्रुप बनाए। और उसने कहा कि जो सेम ग्रुप होगा इसमें जो एलिमेंट होंगे उसकी प्रॉपर्टी भी सेम होगी, ताकि हमारे लिए स्टडी करना आसान हो जाएगा। अब हमें एक ग्रुप के बारे में पढ़ना है, तो उसमें जितने भी एलिमेंट होंगे उसकी स्टडी ऑटोमेटिकली हो जाएगी। ठीक है, तो जो एलिमेंट होंगे उसकी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, सिमिलर या सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो ये उसने काम किया। तो इससे क्या हुआ कि जो हमारी स्टडी थी वो सिस्टमेटिक हो गई और आसान हो गई। अगर हम 118 एलिमेंट को अलग अलग पढ़ते तो बहुत मुश्किल हो जाता। अब उसने उसको 18 ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया। अब हमें केवल 18 ग्रुप पढ़ना है और हमें सारा नॉलेज हो जाएगा, यानी 118 एलिमेंट का नॉलेज हो जाएगा केवल 18 ग्रुप पढ़ के। तो इसका मतलब आसान कर दिया उसने, सिस्टमेटिक और इजी कर दिया स्टडी को। तो क्लियर हुआ ये? यस सर। तो पहला पॉइंट इसका है सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ एन एलिमेंट। सेकंड जो उसने काम किया वो क्या किया कि उस समय क्या था, उस समय एटॉमिक नंबर डिस्कवर नहीं थे। ठीक है, उस समय जो फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कवर्ड थी उसमें से उसने सबसे अच्छी चीज क्या करी, और वो सबसे अच्छी चीज करी कि फंडामेंटल प्रॉपर्टीज उसने चूज किया। उस समय जितनी भी प्रॉपर्टी थी उसमें एटॉमिक मास फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, सबसे ज्यादा फंडामेंटल एटॉमिक मास है। और उसने एटॉमिक मास के बेस पे ही क्या किया, डिफ्रेंशिएट किया। तो ये उसकी अच्छाई है। ठीक है, नहीं तो उस समय और भी फिजिकल प्रॉपर्टी थी, फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट है, और आपका डेंसिटी है, एटॉमिक वॉल्यूम है। तो ऐसे बहुत सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज उस समय नोन थे, तो किसी के भी बेस पे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते थे। ठीक है, एटॉमिक वॉल्यूम था और एटॉमिक मास है, तो ऐसे
कई जो क्या थे फिजिकल प्रॉपर्टीज थी, लेकिन उसने उसमें से जो सबसे बेस्ट था, और सबसे बेस्ट था एटॉमिक मास, तो उसने सबसे बेस्ट को चुना। ये भी उसकी खास बात है, करेक्टरिस्टिक्स है। और ठीक है, तो इनमें से जो सबसे बेस्ट है वो एटॉमिक मास है, जो सबसे फंडामेंटल है, वो उसने चूज किया। तो ये उसकी क्या है, काबिलियत है, अच्छाई है। तो समझ में आ गया, ही चूज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टीज among देम। ठीक है, देयर दे हैव लॉट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी, atomic volume, atomic mass, but he chose atomic mass. Clear? यस सर। अब थर्ड काम उसने क्या किया, देखो थर्ड क्या किया, प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट। कई एलिमेंट उस समय क्या थे जो डिस्कवर नहीं थे, क्योंकि 63 एलिमेंट डिस्कवर थे, तो बीच बीच में कई जगह पे खाली थे। तो उसने न्यू एलिमेंट को प्रिडिक्ट किया और उसकी प्रॉपर्टीज को भी प्रिडिक्ट किया कि उसकी क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, क्योंकि जिस ग्रुप में है उसी की प्रॉपर्टी शो करेगा। तो सीधी सी बात है कि हमें आसान हो गया कि जो भी इस ग्रुप में आएगा उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, वही होगी जो उसके ग्रुप वालों की है। तो इस तरीके से उसने उसकी प्रॉपर्टी भी बता दी। तो सबसे पहले उसने किया क्या था इसमें, उसने एक लेफ्ट कुछ जगह स्पेस, जो ब्लैंक स्पेस छोड़ दी थी। जो ब्लैंक स्पेस किस लिए छोड़ी थी, ब्लैंक स्पेस छोड़ी थी जो अनडिस्कवर्ड, जिसकी डिस्कवरी नहीं हुई थी, अनडिस्कवर्ड एलिमेंट थे, उसकी जगह पे उसने ब्लैंक छोड़ा था। ठीक है, तो जो मैंडलीव था उसने क्या किया, उसकी उसका नाम और प्रॉपर्टी बताए। तो कौन से थे, देखो प्रिडिक्शन किसका किया था उसने, प्रिडिक्शन किया था पहला इक्का बोरोन, इक्का बोरोन। ठीक है, और इसका जब नाम पड़ा, ये तो प्रिडिक्शन किया था, और जब आफ्टर डिस्कवरी, डिस्कवरी के बाद जो उसका नाम पड़ा वो था स्कैंडियम, स्कैंडियम यानी SC। ठीक है, दूसरा जो इसमें आता है इक्का एल्युमिनियम, इक्का एल्यूमिनियम। इक्का एल्युमिनियम का मतलब होता है जब इसको डिस्कवर हुआ तो इसका नाम आ गया गैलियम। तो जो उसने प्रॉपर्टी बताई थी लगभग सेम प्रॉपर्टी मैच करी। तीसरा था इक्का सिलिकन, इक्का सिलिकन, इसका है जर्मेनियम, जर्मेनियम। ठीक है, जर्मेनियम मींस GE। तो ये उसने एलिमेंट बताए जो प्रिडिक्शन किए थे, और जब उसने, जब इनकी डिस्कवरी हुई तो इसकी जो प्रॉपर्टी थी वो वही थी जो किसने बताई थी, मैंडलीफ ने बताई थी। तो वो फायदा कहाँ से मिला उससे, कि जिस ग्रुप में रखा था उसकी प्रॉपर्टी शो करेगा, तो उसको प्रिडिक्शन करना क्या हो गया, आसान हो गया था। तो ये समझ में आया आपको। यस सर। अब फोर्थ वन है, तो इसमें आपसे पूछता है इक्का का मतलब क्या होता है, इक्का का मतलब होता है नेक्स्ट। नेक्स्ट। हाँ, और ये कौन सा वर्ड है, संस्कृत वर्ड है। हाँ संस्कृत वर्ड है इक्का। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है आपके पास, देखो मैंडलीव के टाइम में क्या नहीं था, नोबल गैस डिस्कवर नहीं था, लेकिन आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ, आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ नोबल गैस, देखो नोबल गैस उसके बाद डिस्कवर हुए, लेकिन डिस्कवर होने के बाद भी क्या हुआ कि उसका जो पीरियोडिक टेबल था वो डिस्टर्ब नहीं हुआ। ठीक है, वो डिस्टर्ब नहीं हुआ बिल्कुल भी। और जबकि आपने पूरे नोबल गैस को क्या किया, डिस्कवर कर दिया, लेकिन जो मैंडलीफ ने पीरियोडिक टेबल बनाया था इसमें कोई चेंज नहीं आया। क्यों नहीं आया चेंज, क्योंकि जो नोबल गैस डिस्कवर हुए थे उसे क्या किया, प्लेस्ड कर दिया सेपरेट ग्रुप में, उसको एक अलग सा ग्रुप बना के दे दिया कि तुम यहाँ पे रहोगे। ठीक है, तो उसे सेपरेट ग्रुप में प्लेस कर दिया। तो जब उसे अलग रख दिया तो पीरियोडिक टेबल तो वैसे ही रहेगा जैसे पहले था। तो नोबल गैस के डिस्कवरी के बाद भी केवल एक ग्रुप ऐड हो गया आपके पास बस, लेकिन पीरियोडिक टेबल में कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई चेंजेस नहीं करने पड़े आपको।
ये उसकी क्या है खास बात थी। नहीं तो अगर अगर उसने सही नहीं बनाया होता तो आपको चेंज करना पड़ता फिर पूरा, लेकिन ऐसा किया नहीं। ठीक है, तो ये इसकी क्या है, मेरिट्स है। और जो नोबल गैस है, स्टार्टिंग में उसे रखा था जीरो ग्रुप में, बाद में जो मॉडर्न था, मॉडर्न में इसे रख दिया 18th में, 18 ग्रुप में। ठीक है, तो अभी भी इसे सेपरेट ब्रांच में रखते हैं। ये जब मैंडली पे टाइम में था तो जीरो ग्रुप में रखा गया उसे, और जब ये लॉन्ग टर्म्स में आया, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियड टेबल में, तो इसे 18 ग्रुप में रख रहे हैं। क्लियर? आ गया? यस सर। ओके, अब आता है लास्ट पॉइंट इसका। लास्ट पॉइंट है डिमेरिट्स का। फिफ्थ वन इज करेक्शन ऑफ, करेक्शन ऑफ डाउटफुल, करेक्शन ऑफ डाउटफुल एटॉमिक मास, करेक्शन ऑफ डाउटफुल एटॉमिक मास। ठीक है, तो कई एटॉमिक मास उस समय क्या थे, डाउटफुल चल रहे थे, किसका एटॉमिक मास क्या होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए आपको बताता हूँ, बेरिलियम, इसका एटॉमिक मास पहले जो था वो था 13.5, एज्यूम किया हुआ था। लेकिन मैंडलीप ने इसको क्या कहा, मैंडलीप ने कहा कि ये जो है एटॉमिक मास है ये रॉन्ग है, ये वाला एटॉमिक मास गलत है। ठीक है, इसका एटॉमिक मास क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए 4.5 इंटू 2, यानी 9 होना चाहिए। तो इसने सही बताया। ये रीजन क्या था एज्यूम करने का, कि पहले इसकी वैलेंसी को 3 मानते थे, जो गलत थी। ठीक है, बीई की वैलेंसी को पहले 3 माना जाता था, और इसको मल्टीप्लाई करते थे 4.5 से, तो आता था 13.5। अब इसने कहा कि इसकी वैलेंसी 3 नहीं है, बल्कि इसकी वैलेंसी कितनी है, 2 है। जब उसने ये देखा तो उसके बाद उसने बताया कि बेरिलियम है, इसकी वैलेंसी 2 है, तो इसके बेस पे इसका एटॉमिक मास 9 होना चाहिए, जो बिल्कुल सही था। क्योंकि अगर ये 13.5 होता तो ये कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में आ रहा था, बीई, जो गलत है, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी कहीं मैच ही नहीं करती है किसी के साथ। तो इसीलिए ये कॉन्सेप्ट क्या था, गलत था। तो इसने ऐसे ही बहुत सारे जो डाउटफुल एटॉमिक मास चल रहे थे उस समय, उन सबको करेक्ट किया। क्लियर है? यस सर। ठीक है, और कौन कौन से देखो, उसको मैं नाम बता देता हूँ बस आपको। इसके नाम है यूरेनियम, यू, बेरिलियम हो गया, बीई, इंडियम हो गया, आईएम, और गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया। तो ये हैं जो इसके एटॉमिक मास को उसने करेक्ट किया था, यू, बीई, आईएन, इंडियम, गोल्ड एंड प्लेटिनम। ठीक है, तो ये आपका फिनिश हो गया मैंडलीप का। यस बताओ सर। कोई प्रॉब्लम इसमें? नो सर, आ तो गया ये समझ में। मैंडलीप फिनिक्स हो गया। ठीक है, अब क्या हुआ देखो, डिस्कवरी ऑफ, इसके बाद डिस्कवरी हुई एटॉमिक नंबर की, एटॉमिक नंबर इसके बाद डिस्कवर हुआ, और इसको डिस्कवर किया था हेनरी मोस्ले ने, हेनरी मोस्ले ने इन 1913 में। ठीक है, गिवन बाय, तो इसको डिस्कवर किया था या गिवन किया था किसने, हेनरी मोस्ले ने 1913 में। और इसने ये भी बताया कि जो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है, इसने क्या बोला कि जो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है वो एटॉमिक नंबर है, और जब तक तुम अब करते आ रहे हो एटॉमिक मास वो नहीं है। ठीक है, बेस जो ये सारी चीजें गलतियां जो निकल रही हैं वो इसलिए निकल रही हैं कि तुमने पैरामीटर ही गलत पकड़ लिया, एटॉमिक मास पकड़ लिया, जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी नहीं है। क्या है, एटॉमिक नंबर फंडामेंटल प्रॉपर्टी, एटॉमिक मास नहीं है। और जो डिमेरिट्स आ रही है वो सारी डिमेरिट्स दूर हो गई, किसकी वजह से, केवल एक चेंज की वजह से। उसने कहा एटॉमिक मास को हटाओ, एटॉमिक नंबर को ले आओ,
तो सारी की सारी जो प्रॉब्लम है मैंडलीप की वो सब क्या होगी, दूर हो जाएगी। ठीक है, तो ये यस सर। कॉन्सेप्ट बाद में आया था। ओके। हाँ, तो इसमें आपको इतना डिटेल नहीं है, नहीं तो मैं आपको इसका डिटेल बता देता, लेकिन आपके उसमें केवल इतना ही है इसमें, नहीं तो इसका एक्सपेरिमेंट है मॉजले का। अ, अब हम आते हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ पे। अब यहाँ से सब कुछ चेंज हो गया, पहले जो कहा था अब उससे हम चेंज करेंगे कि हाँ गलती समझ में आ गई कि गलती हमने कहाँ पे की है। और उसके बाद अब आया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, सॉरी लॉ। आपके तो एग्जाम स्टार्ट, ओ सॉरी स्कूल स्टार्ट हो गए होंगे ना कल से। नो सर, अभी भी नहीं हुए स्टार्ट हमारे। आपका स्कूल कौन सा है? सर केवी, ओएनजीसी। अच्छा अच्छा अच्छा। सर केवीज अभी स्टार्ट नहीं होंगे रिजल्ट से पहले। ओके, रिजल्ट आज आ गया वैसे। सर और 10th का वन, नहीं है ना? हाँ 10 का 1 वीक में आ जाएगा। यस सर। अब देखो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है, तो एक चेंज कर दिया बस उसने, बाकी पूरा स्टेटमेंट सेम है कि द फिजिकल एंड chemical properties, the physical and chemical properties of an element is the periodic function, is the periodic function का मतलब रिपीट होना, पीरियोडिक फंक्शन या डिपेंड करना, फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। अब जहाँ पे एटॉमिक मास था वहां पे उन्होंने चेंज किया और क्या लिख दिया, एटॉमिक नंबर। यहीं से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल स्टार्ट होती है। तो पहले लॉ आया, तो लॉ में उसने चेंज कर दिया। ठीक है, तो क्या चेंज हुआ, देखो एक चेंज है, जहाँ पे एटॉमिक मास था वहां पे एटॉमिक नंबर कर दिया बस, बाकी सब कुछ सेम है ना, पूरी डिफाइन यस सेम है। सर। कि जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होगी किसी की भी एलिमेंट की भी, वो उसके एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करेगी, एटॉमिक मास पे नहीं करेगी। तो ये है, स्टार्ट हो ओके गया सर। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। अब आता है लॉन्ग पीरियोडिक टेबल, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, इसी को मॉडर्न भी कह देते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी इसी को कह देते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, एक ही चीज हो गई। ठीक है, यस सर। तो आज मैं फिर इसको लर्न कराऊंगा। पहले मैं आपको इसकी प्रॉपर्टीज बता देता हूँ, फिर मैं आपको इसकी शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको इसे याद रहेगा। गिवन ओके सर। बाय बोर, इसको दिया था बोर ने, और ये दो चीज पे बेस्ड करता है, जो मेन है वो एक है, एक तो एटॉमिक नंबर है, लेकिन इससे ज्यादा फंडामेंटल वर्ड है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये पूरा जो ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, ये लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है, ये पूरा किस पे बेस्ड है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे बेस्ड है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे बेस्ड है। ठीक है, तो ये किस चीज पे बेस्ड है, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसके बेस पे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी एलिमेंट के पीरियड का पता कर लेंगे कि कौन से पीरियड में है वो, कौन सा ग्रुप है, कौन सा ब्लॉक है, ये सारी इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से मिलती है। ठीक है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे पूरा का पूरा लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियड टेबल बेस्ड होता है। ठीक, यस सर। अब देखो वन बाय वन हम इसकी स्टडी करते हैं। पोस्टुलेट्स में, पोस्टुलेट में पहला आता है कि जो पूरा पीरियड टेबल है इसमें 7 पीरियड होंगे और 18 ग्रुप होते हैं। 18 ग्रुप तो मैंने आपको पहले ही दिखा दिए थे। इन्होंने क्या किया कि जो मैंडलीफ ने दो दो ग्रुप को एक साथ रखा था कि 1A और 1B एक साथ रख दिए, ऐसे ही सेकेंड ए सेकेंड बी, तो इसने सबको क्या किया, अलग अलग कर दिया। इन्होंने कहा सबको सेपरेट ग्रुप में बना दो। तो टोटल
18 ग्रुप बन गए हमारे पास। ठीक है, तो 7 पीरियड और 18 ग्रुप होंगे इसमें लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में। क्लियर? यस सर। अब देखो पीरियड की अगर हम बात करते हैं, पीरियड में होता क्या है कि फर्स्ट पीरियड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, एक मिनट, हाँ, जो पीरियड होगा इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7। ठीक है, अब इसमें एलिमेंट कितने होंगे ये याद रखना आपने। फर्स्ट में एलिमेंट होते हैं 2, फर्स्ट में 2, और सेकंड और थर्ड में 8 8 8 8 दोनों में। उसके बाद 4 और 5 में 18 18 दोनों में 18, 6 में 32, और 7th होता है इनकम्प्लीट, 7 इज इनकम्प्लीट। ठीक है, तो ये इस तरीके से उसने अरेंज किया। फर्स्ट में 2 एलिमेंट, फिर 2 और 3 में 8 8 एलिमेंट, और 4 और 5 में 18 18 एलिमेंट, 6 में 32 एलिमेंट, और 7th इनकम्प्लीट है। और फर्स्ट को हम कहते हैं शॉर्टेस्ट पीरियड, शॉर्टेस्ट पीरियड। सेकंड और थर्ड को हम कहते हैं शॉर्ट पीरियड, और फोर्थ और फिफ्थ को हम कहते हैं लॉन्ग पीरियड, और 6 और 7 को हम कहते हैं लॉन्गेस्ट पीरियड। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट पीरियड है। तो ये आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होता है। टाइम खत्म हो रहा है, आपको रिज्वाइन करना है सेम आईडी पे। ओके।